Uh, good evening, everyone, and welcome to Right Head. My name is Saurabh, and आज हमारा नॉर्मल पढ़ाई वाला सेशन नहीं है. सो पढ़ाई के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा आई विल से कि समझते भी चलें साथ में. स्ट्रैटेजी विल अगेन इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड, बट आई विल से कि जब भी प्रिपरेशन हम कोई भी चीज़ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को भी टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई करते जाएं, और जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करें, और जो वीकनेसेस हैं उसके ऊपर काम करें, उसको फर्दर इंप्रूव करें. तो एंड दिस इज बेसिकली व्हाट इट लीड्स टू योर फाइनल सिलेक्शन. तो आज हम बात करेंगे कि आई थिंक सिलेक्शन के कितने फेजेस, कोई भी एग्जाम हम जब देते हैं व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग एंड रेगुलेटरी सेक्टर, तो उसमें सिलेक्शन के आप सबको पता है 3 फेजेस होते हैं. तीनों फेजेस पर हम ब्रीफ में थोड़ा बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, and how a candidate should nail each and every stage, or at least fulfill the bare minimum requirements of each and every stage, जो कि वो इवेंचुअली जाकर उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाए. नाउ टू व्हाट शुड आई से कि इस बात मैंने अपनी बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए आई विल यूज माय एग्जांपल. सो एज यू ऑल नो, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद राइटेड फॉर अ व्हाइल, और उससे पहले आई वाज आल्सो appearing for competitive exams only. I started preparing for civil services examinations, in which I have written means examination. I've also written means for RBI Grade B, and I've also managed to write means for one means for PFRDA Grade A this year, and I also decided to sit for banking examinations this year, and eventually I cleared IBPS PO full stage. So मैंने सोचा कि why should I not use my all the experiences which I have carried through different after appearing for different examinations, and give you an overall perspective कि आपको आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, स्पेशली दिस फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए ये थोड़ा क्यूरेटेड होगा ये वीडियो. बट इवन अदर एग्जामिनेशंस को जो एस्पिरेंट्स हैं, जो ब्रॉडर पॉइंट्स हैं इस वीडियो के, या फिर अभी अभी भी आप किसी इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं, अगर कोई कैंडिडेट अभी कोई इंटरव्यू में अपीयर होने वाला है रिसेंटली, इन रिसेंट टाइम, इवन ही कैन टेक आउट सम पॉइंट्स फ्रॉम दिस सेशन, एंड अगर आप उस पॉइंट्स को अपने इंटरव्यू में यूज करेंगे तो आपको वो इवेंचुअली हेल्प मिलेगा. सो देर विल बी अ ब्रीफ phase in this video where I will be also talking about my interview experience specifically. और फिर मैं फोकस उस एरिया पे रखूंगा कि आपका जो भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस रहा है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, आप कैसे अपने स्ट्रेंथ्स को और यूटिलाइज कर सकते हैं टू गेट सेलेक्टेड, और आप अपने वीकनेसेस को, या फिर आपके जो वो एरियाज हैं जिसमें आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं वाइल प्रिपरेशन, तो उन एरियाज को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. बिकॉज अगर आप अपने वीकनेस एरिया को छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम नहीं होगा. तो वीकनेसेस या फिर वो एरिया जिसमें यू डोंट फील मच कॉन्फिडेंट, वीकनेस मे बी द रॉन्ग वर्ड, जिस एरिया में आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं खुद को लेकर, आपको उन एरियाज को मैनेज करके कैसे चलना है सो दैट कि आपका एग्जाम निकल जाए. एग्जाम इज नॉट अबाउट नोइंग समथिंग परफेक्टली, इट्स अबाउट नोइंग इनफ कि आप पेपर में उसको करके आ जाओ और आपको उससे मार्क्स मिल जाए. तो this will be a I've just given a brief overview and of today's session, and so that लोगों को जो भी देख रहे हैं उसको उनको क्लैरिटी मिल जाए कि हम आखिर बात क्या करने वाले हैं. और सो लेट्स बिगिन, हम शुरू करते हैं. तो आपको ये रियलाइज करना है कि जैसे रिसेंटली मैंने अभी अपीयर हुआ, तो अपने इस IBPS के एग्जाम में, तो आपको ये रियलाइज करना है कि आपका जो मेंस का स्कोर है वो आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड टू एन एक्सटेंट करता है, कंप्लीटली नहीं करता है. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे मेरे मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ऑब्वियसली इफ यू हैव क्रॉस्ड अ सर्टेन रेंज, मतलब आप फॉर एग्जांपल मैं अगर IBPS PO का ही एग्जांपल लो, तो अगर आपने 100-110 का रेंज क्रॉस कर लिया है, देन इवन इफ यू स्कोर लेस और यू जस्ट गेट अ पासिंग मार्क्स इन इंटरव्यू, यू विल मेक इट टू द फाइनल लिस्ट. बट दोज हैव इवन अचीव डिसेंट स्कोर, या फिर जिनकी 5 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स की भी लीड है, इवन दे हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन एंड हैव गॉट वेरी गुड बैंक. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर इटसेल्फ इज कि आपको इंटरव्यू को भी उतना ही वैल्यू देना है अपने प्रिपरेशन में, जैसे कि आप अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को देते हैं और मेंस एग्जाम को देते हैं. आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम कि इंटरव्यू इज अ मैटर ऑफ लक. टू एन एक्सटेंट 5-10% हो सकता है, बट मेरा मानना है कि स्टेज के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर टाइप की स्किल डेवलप करनी होती है, सो दैट यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू. और या फिर आप
अगर आपके थोड़े मार्क्स कम रह गए हैं तो आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लीजिए इंटरव्यू में, या फिर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो यू मेक श्योर कि यू गेट द बेस्ट रैंक, या फिर आप जिस भी एग्जाम में दे रहे हैं आप उस एग्जाम के टॉप रैंकिंग लिस्ट में रहें। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेंस इज नॉट मेंस ऐसा स्टेज नहीं है जहां पर आपका आपका सिलेक्शन पक्का या फिर ना पक्का हो जाता है। इट इज जस्ट अ स्टेज वेयर यू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू फेज, और आपको वैसे ही उसको लेकर चलना है। ऑब्वियसली ट्राई टू स्कोर मोर एंड मोर, क्योंकि उससे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपके थोड़े कम रह गए मार्क्स देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट थ्रू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू मेंटेन दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई वांटेड टू एड्रेस। नाउ व्हेन इट कम्स टू द सेकंड थिंग, अब मैं आपको जैसे मैं आपसे कह ही रहा था कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में किसी भी एग्जाम में डिफरेंस क्या है, कि प्रीलिम्स आपको फिल्टर आउट करता है स्टूडेंट्स को, दैट मेक श्योर कि ओनली द दो स्टूडेंट्स हु आर सीरियस इनफ फॉर दिस एग्जामिनेशन दे ओनली अपीयर फॉर द मेंस एग्जाम। उसके बाद एज आई सेड कि मेंस इज मेंट फॉर शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यू इंश्योर्स कि आपका रैंक क्या आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये आपको समझते हुए चलना है साथ ही साथ। और मेन स्कोर की जैसे मैं बात कर रहा था कि मेन स्कोर के साथ इशू क्या होता है ना, कि और आप लोगों ने बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स में ये देखा होगा, दिस इज ट्रू अक्रॉस एवरी एग्जाम विच बी एस्पिरेंट्स सेट फॉर, या फिर जितने भी एस्पिरेंट्स बैठते हैं वो हर एग्जाम में सेट है कि मेंस का मार्क्स जो होता है वो बहुत कंप्रेस्ड होता है। खासकर बैंकिंग एग्जामिनेशन पे आपने देखा होगा विद इन द रेंज ऑफ 1.5 मार्क्स देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस इन द मेंस एग्जामिनेशन। नाउ आप खुद सोचो कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता होगा कि इवेंचुअल सिलेक्शन में मेंस का और इंटरव्यू का 80-20 का वेटेज होता है। तो लोगों को लगता है यार इंटरव्यू का उतना वेटेज तो है नहीं, बट अगर आप उसको बिल्कुल ही क्वांटिफाई कर दो और आप देखो तो कि अगर आपको 3 मार्क्स की अगर आप लीड लेकर चलते हो मेंस में, तो दैट गेट्स इवेंचुअली गेट्स कन्वर्टेड टू 1 मार्क्स इन योर फाइनल स्कोर। और अगर आप 5 मार्क्स लाते हो इंटरव्यू में तो दैट इवेंचुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 मार्क इन द फाइनल स्कोर, राइट। तो आपको ये जानना है कि क्योंकि मेंस के मार्क्स इतने कंप्रेस्ड होते हैं, तो देयर आर सो मेनी पीपल विद इन दैट 3 मार्क्स रेंज। ठीक है, तो बट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या होता है कि यू मस्ट हैव हर्ड इवन पीपल दोस हु हैव गॉट सिलेक्टेड, नाउ आई हैव बीन इंटरैक्टिंग विद लॉट्स ऑफ स्टूडेंट इन द पास्ट कपल ऑफ डेज एंड दे हैव टोल्ड कि उनके मेंस में 100 प्लस स्कोर थे, बट कहीं ना कहीं उनका इंटरव्यू में कुछ 55-60 के आसपास उनको मार्क्स दे दिया गया है, तो उनका सिलेक्शन हो गया है इवेंचुअली, बट जो उनको प्रेफरेंस के हिसाब से उनको काफी नीचे का बैंक अलॉट हुआ है। तो दीज आर द थिंग्स विच इवेंचुअली गेट फिगर्ड आउट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि मेंस के मार्क्स में जहां आपको स्प्रेड बहुत कम देखने को मिलेगा मार्क्स का, इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। यू कैन इवन स्कोर क्लोज टू 90 इन इंटरव्यू एंड यू कैन ऑल्सो स्कोर 55 इन इंटरव्यू। और 55 और 90 में आप सोच लीजिए कि 35 मार्क्स का गैप है, एंड 35 मार्क्स इज इवेंचुअली 7 मार्क्स इन योर फाइनल स्कोर। ठीक है, और ये गैप आता है लोगों का, और आपको उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द इंटरव्यू सो मच, बिकॉज इट डजंट टेक मच टाइम आउट ऑफ यू। आपको बहुत ज्यादा उसके लिए पढ़ना नहीं है, यू जस्ट टू डेवलप सर्टेन स्किल्स, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। नाउ आई जस्ट वांटेड टू टेल यू माय स्कोर कार्ड, जिससे आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आई जस्ट जूम इट सो दैट आपको क्लियरली इसमें नंबर्स मेरे दिख जाए। तो आप देख सकते हैं कि माय फाइनल मार्क्स इज 89.5। ठीक है, और मुझे सॉरी फॉर द हेजी नंबर्स, थोड़ा इसमें हेजी है। तो आई जस्ट टेल यू कि मुझे कौन रीजनिंग मिलाकर 30 मार्क्स से मिले थे। ठीक है, आई स्कोर 21 मार्क्स इन जीए। सो व्हाट एम अगेन, इससे मैं दो पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो कि एज यू ऑल नो कि इस बार कट ऑफ भी थोड़ी ऊपर गई थी, 75 वाज द मीन्स फॉर कट ऑफ, तो दिस इज नॉट ए वेरी ह्यूज लीड। ये दिस लीड इज अराउंड 13 मार्क्स, तो ये डिसेंट इनफ लीड है। एंड मेरे मार्क्स कॉन्ट रीजनिंग में बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिविजुअल कट ऑफ रेंज के, इट इज स्लाइटली अबव द इंडिविजुअल कट ऑफ, बट आई हैव स्कोर्ड अबव एवरेज मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस। जनरली लोगों के इससे मार्क्स कम रहते हैं। आई हैव बीन एबल टू स्कोर 21 मार्क्स एंड आई हैव स्कोर्ड एंड माय इंग्लिश वाज डिसेंट इनफ। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगेन इससे आपको क्या फिगर आउट करना है कि आपको अपना इंडिविजुअल जो स्ट्रेंथ्स है वो आइडेंटिफाई करना है। व्हाट आई डिड वाज कि आई न्यू कि मेरी क्वांट रीजनिंग की उतनी प्रैक्टिस नहीं हो रखी है, बिकॉज आई वाज राइटिंग मल्टीपल एग्जाम्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं इसमें डेडिकेट नहीं कर पा रहा था अपना 100% टू दिस एग्जामिनेशन। सो रीजंस आपको कुछ भी हो सकता है, बट
इंश्योर कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स, देन मेक श्योर कि आप क्या कीजिए कि आप उसमें बेयर मिनिमम मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। एंड एक या फिर दो सब्जेक्ट को, जैसे आई मेड श्योर कि मुझे पता था कि अगर मुझे मेंस में स्कोर करना है देन आई हैव टू क्रॉस अ डिसेंट मार्क्स, एटलीस्ट मुझे उतने मार्क्स आने चाहिए अपने जीए में, सो दैट कि मेरा 10 से 15 मार्क्स का भी गैप बन जाए फाइनल इवेंचुअल एग्जाम में। ठीक है, तो माय फोकस वाज कि मैं मेंस में थोड़ा सॉरी मैं जीए में थोड़ा ठीक ठाक मार्क्स ले आऊँ, एंड देन आई स्कोर अराउंड 26 और 27 इन इंग्लिश, और इंग्लिश में भी उतने मार्क्स आ जाए कि 10 से 12 15 मार्क्स का भी एटलीस्ट एक गैप मेंटेन हो जाए फाइनली। ऑब्वियसली आपके हाथ में सारी चीज़ें नहीं होती है, एग्जाम में पेपर कैसा आएगा उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट यू कैन इफ़ यू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, और वैसे एरिया जो आपको बस एग्जाम में मैनेज करके चलना है, और वैसे एरिया जहाँ आपको स्कोर करना है, तो अगर वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप, for you to reach to a particular score in examination will definitely become easier as compared to your peers. That is the point I am trying to make. ठीक है, तो और जब ये स्कोर कार्ड आया भी था, देन ऑल्सो आई रियलाइज्ड कि इवन नाउ ऑल्सो आई हैव टू डू वेल इन माय इंटरव्यू। अगर मेरा इंटरव्यू में कुछ भी गड़बड़ होता है देन आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। सो आई टॉक अबाउट माय इंटरव्यू ऑल्सो, माय फाइनल स्कोर वाज 48.02। सो इंटरव्यू में से मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर इंटरव्यू आप एज पर हो और आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। और अगर आप ऑलरेडी आपने अच्छा कर लिया गया है और आप इंटरव्यू में आउट परफॉर्म कर जाते हो, जैसे आई हैव बीन मैनेज टू स्कोर क्लोज टू 82 83 मार्क्स इन इंटरव्यू, तो अगर आप इंटरव्यू में बेटर कर जाते हो, और लोगों की इससे भी ज़्यादा आते हैं, आई हैव हर्ड पीपल गेटिंग 90 आल्सो दिस टाइम इन इंटरव्यू। सो चलिए 90 तो काफ़ी हद तक आपके पैनल पर भी डिपेंड करता है कि हाउ दे मार्क यू, बट if you do well, you can definitely score above 80 marks, and 80 to 85 is a very good range in interview. इससे क्या होता है कि अगर आप वेटेड स्कोर में आउट ऑफ 20 अगर 16 टू 17 के रेंज में आप पहुंच जाए ना, तो देन देयर आर हाई चांसेस कि इवन विथ लेसर मार्क्स इन मेंस आप पेपर को या तो क्लियर कर लोगे, या फिर आपके ज़्यादा हैं तो आप इवेंचुअली आप टॉप ब्रैकेट में आ जाओगे व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन। ठीक है, एंड नाउ आई जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ माय इन इंटरव्यू, विल नॉट टॉक अबाउट इट इन वेरी मच डिटेल, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बस इसमें इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जिससे मैं कुछ आपको एक सर्टेन पॉइंट्स बोल सकूँ, जो आपको वंस यू गो फॉर एन पर्टिकुलर इंटरव्यू, या फिर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं, और अभी भी अगर कोई कैंडिडेट जा रहा है इंटरव्यू के लिए, तो इट इज़ गोना बी एक्सट्रीमली रेलिवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। सो नंबर वन थिंग इज कि आप जब भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, मेक श्योर कि आप अपने अपने आप को अच्छे से पहचानें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से स्टडी करें, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। बैकग्राउंड इन द सेंस में उसका सिंपल सा मतलब है कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड अप टू ग्रेजुएशन क्या रही है, ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसमें आपने क्या काम किया है, ग्रेजुएशन अगर आपने खासकर अगर आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है, स्पेशली फ्रॉम बैकग्राउंड्स लाइक कॉमर्स या फिर साइंस बैकग्राउंड या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले से ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, बट डेफिनेटली आज क्वेश्चन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड पेपर और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड पेपर, क्योंकि वो उनका फोटे होता है पैनलिस्ट का। और तो आप उसको डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद अगर आपका कोई वर्क एक्स है, आप किसी पब्लिक सेक्टर में खासकर अगर आप काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने वर्क के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड हॉबीज एंड ऑल, आई डोंट थिंक दे कैरी अ लॉट ऑफ वेटेज। अगर आप अपना वर्क एक्स को अच्छे से बता देंगे, या फिर आप किसी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे हैं और आप उसको अपने इंट्रो में 40 जो 40 50 सेकंड का जो इंट्रो देना होता है हर कैंडिडेट को, अगर आप उससे कुछ प्रोजेक्ट कर पाएँ उस चीज़ को, देन देयर आर हाई चांसेस कि आपको उससे वो क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछेंगे। तो आपको बस मेक श्योर करना होता है कि आप इंट्रो अपने इस तरह दें कि उससे इंटरव्यू लेने वाला क्वेश्चंस पूछ सके। सिंपल सी बात है। एंड वंस दे स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस, और एक और मैं पॉइंट साइमल्टेनियसली एड्रेस कर ही देता हूँ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कि देर आर मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स। वो कहते हैं कि यार मेरा गैप ईयर रह गया है तो मुझे क्या कहना चाहिए। तो मैं मेरा भी सेम सिचुएशन था, बिकॉज आई हैव बीन आफ्टर माई आफ्टर माई ग्रेजुएशन, फिर तो मेरा थोड़ा वर्क रहा, उसके बाद आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर examination, तो एग्जाम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड माई जर्नी हैज बीन वेरी लॉन्ग बिकॉज ऑफ मी राइटिंग मल्टीपल एग्जाम्स। तो उसके कारण मेरा भी एक ठीक ठाक गैप क्रिएट हो गया था, एंड मेरा जनरली ज़्यादा ही गैप क्रिएट हुआ है, जो जनरली लोगों का कैंडिडेट्स का जितना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा गैप था। आपको बस क्या करना है ना कि आपको अपने गैप को जस्टिफाई नहीं करना है। अगर आप किसी के भी सामने या फिर किसी कोई भी इंसान आपको जब सेलेक्ट करने आए, अगर आप उसके सामने एक डिफेंसिव या फिर जस्टिफिकेशन वाले मोड में बैठ जाएंगे ना, तो देन दैट पर्सन, देयर आर हाई चांसेस कि वो पर्सन आपको सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको फिर ये लगेगा ना कि आप अपने अपने जर्नी को लेकर या फिर अपने चॉइसेस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, और ऐसे इंसान के साथ कोई डील नहीं करना चाह रहा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गैप ईयर्स को लेकर डिफेंसिव ना हो। यू जस्ट टेल देम वेरी ऑनेस्टली कि व्हाट वर यू डूइंग,
अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बताइए। अगर आपने ब्रेक लिया था स्टडीज से बिकॉज ऑफ सर्टेन पर्सनल रीजन, तो आपको वो भी एक लाइन में मेंशन कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन इट। यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट। और आपकी इतनी, और आपको, आपने जो भी उनको मेंशन किया है उसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर वो आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन भी पूछें तो यू शुड मेंशन इट। जैसे मैंने उन्होंने बताया अपने बारे में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या काम कर रहे थे, तो आई जस्ट मेंशन कि मैं क्या काम करता था और मैंने कितने साल से काम नहीं किया है, बस टोटली ओके अबाउट इट। मेरे में कोई अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी इस चीज़ को लेकर। तो आप भी मेक श्योर कीजिए कि आप अपने तैयारी वाले फेज को लेकर इनसिक्योर ना हो। आप उनको बताएं कि दीज आर द थिंग्स विच आई हैव स्टडीड, और इससे मैंने क्या सीखा है। दीज आर द सब्जेक्ट्स विच आई एम गुड एट। पढ़ाई करने के बाद जो इन सब चीज़ों की नॉलेज हुई है दैट, और जब अगर उससे वो कोई क्वेश्चन कुछ पूछते हैं आपसे एंड यू आर एबल टू गिव हिम अ वेरी गुड आंसर, तो वो डेफिनेटली उनको लगेगा कि आपने पढ़ाई की है एंड आपको कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है अपने गैप को। तो ये भी मैं एड्रेस करना चाहता था। और अगेन वन मोर थिंग कि इंटरव्यू इज अ स्किल जो आप सीख सकते हैं। ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू ऐसा कुछ चीज़ है ना कि जो अगेन जो मैं कह रहा हूँ कि तुक्के में हो जाता है। तो मैं बस आपको बताता हूँ कि वो स्किल कैसे है। जैसे मैंने आपको क्लियरली बताया कि और मैं अपने ही एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे पता था कि मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की है। उसके बाद मैंने उनके उनसे कहा कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मुझे एरियाज लाइक फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और बैंकिंग सेक्टर में भी पब्लिक सर्विस का उतना ही अपॉर्चुनिटी था, इसलिए मैंने बैंकिंग को चूज किया। ठीक है। तो आई गेव देम अ रीजन व्हाई चूज बैंकिंग। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि बैंकिंग वाज समथिंग जो मेरे लिए एक सेकंड प्रायोरिटी था, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू मैनेज क्लियर एनी अदर एग्जाम। तो इसी तरह आपको भी आप अपना कोई भी आपका एक्सपीरियंस है और आप क्यों बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी, अगर जैसे अगर कोई आरआरबी का एग्जाम दे रहा है तो उसको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो आरआरबी का ही एग्जाम क्यों दे रहा है, वो एक रूरल बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है। अगले नेक्स्ट ईयर अगर आप में से कोई एसबीआई का एग्जाम देगा तो आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एसबीआई क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर इन जनरल बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। वंस यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं और आपने क्या पढ़ा है, और आप उसको, अगर आप उसको लिंक कर पा रहे हैं बैंकिंग से, तो दे विल डेफिनेटली फाइंड यू एज अ वेरी डिजायरेबल कैंडिडेट। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उनको, आपको दिखना चाहिए आपके अंदर कि आप रियली में यू वांट टू जॉइन द सेक्टर एंड यू वांट टू सर्व द पीपल, बिकॉज बैंकिंग इज ऑल अबाउट पब्लिक सर्विस, राइट। तो अगर आप उनसे ये कन्वे कर पाए तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड आर वेरी हाई। उसके बाद आप, जैसे मैंने मेंशन किया था इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के बारे में, तो उन्होंने मुझसे इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जिसको मैंने बहुत ही लॉजिकली एक्सप्लेन किया उनको। दैट इज द रीजन दे फाउंड इट नाइस। उसके बाद कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस, कपल ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस व्हिच आई वाज नॉट एबल टू आंसर, मे बी हो सकता है उस कारण से उन्होंने मुझे, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ स्कोर समवेयर बिटवीन 85 टू 90, बट उन्होंने 80 टू 85 के बीच में मुझे रेट किया। मे बी उन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी वेटेज दिया होगा। तो वन टू क्वेश्चंस आई वाज नॉट एबल टू आंसर, वो कुछ भी रैंडम सवाल पूछ लेते हैं, तो दैट इज अप टू योर लक। तो वहाँ थोड़ा सा लक का फैक्टर आ जाता है कि अगर आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। अगर उसको लग रहा है कि यार फैक्ट है, इट्स ओके, नहीं आता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी कैंडिडेट की अच्छी है, तो आपको फिर भी हायर हायर रेट कर देंगे। तो आई होप यू आर एबल टू गेट दिस पॉइंट। तो ओवरऑल इस सेशन का समरी यही है कि आपको ये समझना है कि हर स्टेज इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स आपको फिल्टर करने के लिए है। आप वहाँ अपना स्पीड डेवलप कीजिए क्यूआरई में, और मेक श्योर कीजिए कि आप एग्जाम को पास कर सकें। आपको कोई पारंगत होने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स से 90 नंबर लाने से भी आपको आपको नेक्स्ट स्टेजेस में कोई फायदा होता नहीं है। और प्रीलिम्स में अगर आप 60 भी ला रहे हैं, 65 भी ला रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए गुड इनफ स्कोर टू सेट फॉर मीन्स। ठीक है। इतना बस होना चाहिए कि आपकी तैयारी होलसम लेवल पर हो जाए। मीन्स में अगेन, मीन्स में क्वांट रीजनिंग में आपको, एज आई सेड, कि अगर आपका, जैसे मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है क्वांट रीजनिंग, वीक नहीं बोलूँगा, मतलब आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर क्वांट रीजनिंग। मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी। तो आई न्यू आई हैव टू मैनेज दिस एन एग्जाम। तो उसको मैंने, आई मेड श्योर कि आई डेडिकेट ऑल माई टाइम सो दैट कि मैं उतने क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर पाऊँ क्वांट और रीजनिंग में, जिससे मेरा जो इंडिविजुअल पेपर का कट ऑफ है वो बहुत ही आराम से क्लियर हो जाए, वहाँ मैं ना अटकूँ। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी क्यूरेट की थी। उसके बाद आई मेड श्योर कि आई स्कोर गुड इन इंग्लिश एंड जीए वाला पार्ट, जिससे मेरा ओवरऑल आ जाए क्लोज टू कट ऑफ में, या फिर मैं एटलीस्ट 10-12 मार्क्स की लीड ले लूँ व्हेन इट कम्स टू द फाइनल स्कोर। और सब्जेक्टिव एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑल्दो आई डिड नॉट स्कोर वेल इन सब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई डिड नॉट कंप्लीट माई एसे, आई जस्ट टोल्ड 150 वर्ड्स। तो सब्जेक्टिव में भी बस आपको इतना ही ध्यान रखना है ना कि आपने, कंटेंट की क्वालिटी उतनी मैटर नहीं करती है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप बिना एरर्स के, जो बेसिक इंग्लिश के एरर्स होते हैं, जैसे स्पेलिंग के एरर्स होते हैं, पंक्चुएशन के एरर्स होते हैं और ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, अगर आप इन तीनों के को
एलिमिनेट कर पाए काफ़ी हद तक, एंड पीपल मेक इट जीरो, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। और जो वर्ड की रिक्वायरमेंट है किसी भी जैसे ऐसे कि 300 वर्ड्स होते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको पर क्वेश्चन एटलीस्ट आपको 70 to 80 वर्ड्स तो लिखने ही चाहिए। अगर आप वर्ड लिमिट को मीट कर रहे हैं और ये बेसिक इंग्लिश के एरर्स को अगर आप कम से कम कर पा रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड। और इट डज नॉट मैटर कि आपने क्वालिटी ऑफ द आंसर आपकी कितनी अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं rather देन जजिंग योर आंसर कि आपने कितना आंसर लिखा है। ऑब्वियसली अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो डेफिनेटली लिखिए, बट अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं मेक श्योर कि आप इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को तो आप 100% पूरा कर दीजिए। ठीक है। नाउ राइटेड, अगर और राइटेड पे भी हम यही इंश्योर कर रहे हैं, व्हाई आई वांटेड टू एंड दिस विद दिस थॉट कि राइटेड पर थिंकिंग क्या है। तो राइटेड पे भी हम मेक श्योर कर रहे हैं कि लाइक एनी अदर कोचिंग हम अपना बस कोर्सेज को ना, क्योंकि कोर्स को सेंट्रिक अपना ना रखें अपने कोचिंग को। वी ऑल्सो वांट कि स्टूडेंट को वंस दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग तो उनको ये भी टाइम टू टाइम समझ में आता जाए कि उनके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन से एरिया हैं जहाँ उनको थोड़ी तकलीफ होती है और उसको कैसे मैनेज करना होता है एग्जामिनेशन में, जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बताया। और हाउ टू ऑप्टिमाइज द प्रिपरेशन। आपको मेरे स्ट्रैटेजी से लग गया होगा कि मैंने बहुत ही एक ऑप्टिमाइज तरीके से एग्जाम को अप्रोच किया है, rather देन कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ या फिर हर टॉपिक पढ़ लूँ। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जिन सब्जेक्ट्स को मैंने मैनेज किया है, आई मस्ट नॉट हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग। और बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे ऐसे जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा होगा और शायद सिमिलर भी मार्क्स लाए होंगे, बस बट बिकॉज ऑफ देम नॉट फोकसिंग और नॉट प्रायोरिटाइजिंग ईच एंड एवरी स्टेज इक्वली, वो कहीं ना कहीं इवेंचुअली वो सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो आपको ये अप्रोच हर एग्जाम में लगानी है। ऐसा नहीं है कि आपको बस इस एग्जाम तक इसको रिस्ट्रिक्टेड रखना है। मेक श्योर कि आप ये अप्रोच हर एग्जाम में लगाएं। और अगर आप, मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं किसी भी फॉर्म में, देन विल मेक श्योर कि कंटेंट के साथ साथ हम आपको पर्सनली भी गाइड करें। देर इज एन इनिशिएटिव जो हम अपने कोर्सेज के साथ लाएंगे, जहाँ वी विल मेक श्योर कि वीकली एटलीस्ट हमारे किसी भी मेंटर के साथ आप पर्सनली कनेक्ट कर सकें और आप हमें बताएं कि मैं ये सब चीज़ें पढ़ रहा हूँ, दीज आर माई एरियाज, ये टॉपिक मैं कर रहा हूँ और इसमें मुझे इतना आ रहा है और यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो व्हेन वी, उससे क्या होगा ना कि हम आपकी भी आपको पर्सनलाइज्ड वे में गाइड कर पाएंगे, सो दैट कि आप अपने एरियाज को अच्छे से बाइफरकेट कर पाएँ और आप ओवरडू ना कर दें चीज़ों को वेयर इट इज़ नॉट नीडेड। ओके, सो दिस इज़ द ओवरऑल समरी ऑफ द सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आई हैव मेड श्योर कि मैं चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई कर पाऊँ, आपको हर स्टेज की इंपॉर्टेंस समझा पाऊँ, एंड वाई इंटरव्यू इज जस्ट नॉट अ पास ओवर। आपको ये भी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए और आपको कितना बहुत ही सीरियसली लेना है इंटरव्यू को। और स्टार्टिंग से आप प्रिपेयर करें। इंटरव्यू की प्रिपरेशन लास्ट के 10-15 दिन में नहीं होती है, ये आप समझें इस चीज़ को। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह से बिल्ड कर लेंगे ना कि मुझे हर चीज़ों को समझ कर पढ़ना है, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके चलना है, देन बी रेस्ट एश्योर्ड इवन 1 वीक और 10 डेज इज इनफ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग कंटेंट के पीछे पीछे भागते हैं इंटरव्यू के टाइम में, आप अपने पीछे भागिए। आपको बस खुद को समझना है। अगर आप अपनी जर्नी में खुद को समझ जाएंगे, देन ट्रस्ट मी, इंटरव्यू बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता है। वो आपको बस जानने पहचानने के लिए वहाँ पर पैनलिस्ट आते हैं। तो दिस इज माई 2 cents रिगार्डिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। तो इससे डेफिनेटली कुछ हेल्प मिलेगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मेंशन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिए, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई पर्सनली एड्रेस योर डाउट्स। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारा चैनल है राइटेड डॉट रेगुलेटरी। आप इस चैनल पर आइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं शेल टेलिंग ओवर हियर, and I'll attach this PDF in the comment box itself, so that कि आप डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए। अगर आपको इन जनरल कुछ डाउट पूछना है तो आप चैनल पर पूछ सकते हैं। आपको मुझसे पर्सनली भी कोई डाउट पूछना है तो आई एम रेडी इन द चैनल टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन। आप कोई भी एग्जाम के बारे में मुझसे मेंटरशिप ले सकते हैं, एंड बी रेस्ट एश्योर्ड दैट विल गिव यू अ क्वालिटी मेंटरशिप, सो दैट कि आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकें। So thank you so much, and we'll see you some another day, and keep preparing. All the best.